सॉरी दोस्तों, कुछ टेक्निकल एरर आ गया था। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ऐसा नहीं कर सकता कोर्ट या सरकार कि आज आपको ऐसा प्रावधान नहीं कर सकता कि आज आपको 10 साल की सजा दे दी और उसके बाद कहा कि आपने ज्यादा जघन्य अपराध किया था, उसके बाद आपकी 5 साल और एक्सटेंड की जाती है, तो ये नहीं होगा। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा होता है कई बार कि कोई वित्तीय अनियमितता हुई, वित्तीय अनियमितता। वित्तीय अनियमितता का मतलब क्या हुआ? हाल ही में आप देख रहे होंगे कि छात्रवृत्ति में घोटाला हो रहा है, तो इसके आधार पर क्या है कि आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है और आपको कैद भी हो सकती है, कैद भी हो सकती है। कैद मतलब आपको सजा भी हो सकती है। तो इसे आप डबल जियोप्रेसी के अंतर्गत नहीं आएंगे, क्योंकि वित्तीय अनियमितता का मामला है और कई बार आपने देखा होगा कि सजा होने के साथ साथ उस पर कुछ हर्जाना भी लगाया जाता है। उस पर क्या लगाया जाता है? कुछ जो दंडिक जो अर्थदंड लगाया जाता है। सजा का प्रावधान तो होता ही होता है, लेकिन कुछ अर्थदंड भी उस पर आरोपित किया जाता है, जो विक्टिम होता है, जो अपराधी होता है, जो दोषी होता है। तो ये कहता है डबल जियोप्रेसी से ध्यान रखना है आपको। जुर्माना और कैद डबल जियोप्रेसी के अंतर्गत नहीं आती। जियोप्रेसी के जो अंतर्गत आती है वो 10 साल की कैद या फिर उसके बाद फांसी देना हो, ये किसके अंतर्गत आती है? डबल जियोप्रेसी के। खैर, अब चलते हैं हम आगे। चलिए, हाँ, नो सेल्फ क्रिमिनेशन। इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। बाध्य नहीं किया जा सकता। बाध्य नहीं किया जा सकता। ये क्या कहता है? किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसे मैं आपको बताऊं, कई बार होता क्या है कि पुलिस विक्टिम को ले आती है और विक्टिम को जब ले आती है वो तो उसे पीटती है, और जब पीटती है तो क्या होता है, ये चीज़ें फिर कोर्ट के सामने गई और कोर्ट के सामने जाकर क्या कहा गया कि इन्होंने अपने इकबाले जुर्म किया था। तो यहाँ पर कोर्ट कहता है जब ये मामले सामने निकल कर आए तो वहाँ पर ये बात सामने रखी गई और कहा गया कि पुलिस के सामने दी गई गवाही क्या होगी? मान्य नहीं होगी। ये बात इसमें कह दी गई कि किसी भी अपराधी की पुलिस के समक्ष गवाही मान्य नहीं होगी। मान्य नहीं होगी। यह तरीका क्या अपनाया गया कि जैसे किसी अपराधी को पुलिस लेकर आ गई और क्या हुआ, उसकी पिटाई की गई। पिटाई करने के साथ हुआ क्या कि उसने उस समय पर क्या कह दिया पिटाई से बचने के लिए? हाँ हाँ, मैंने सब काम किया। उसने कहा चोरी की, हाँ की, मर्डर किया, हाँ किया, बलात्कार किया, हाँ किया। तो वो क्या कहता है, उस समय सारे जुर्म को कबूल कर लेता है। लेकिन जैसे ही न्यायालय में जाता है, कटघरे में खड़ा होता है, कोर्ट में के सामने समक्ष प्रस्तुत होता है, तो वो वहां पर कह देता है कि साहब ये तो मुझे वहां पर पीट रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, मुझे ताकि शारीरिक चोट ना हो, शारीरिक उत्पीड़न मेरा ना हो, इसलिए मैंने इनके समक्ष ये कही थी। और उसमें क्या है, कई बार क्योंकि ये प्रकरण सामने आए थे तो इस वजह से कोर्ट ने क्या कहा, ये बात कहा कि किसी भी व्यक्ति को उसके विरुद्ध गवाही के लिए नो सेल्फ क्रिमिनेशन
के लिए आप बाध्य नहीं कर सकता, राज्य बाध्य नहीं कर सकता, इवन पुलिस बाध्य नहीं कर सकता। राज्य की परिभाषा मैं आपको बहुत ही सुस्पष्ट तरीके से समझाकर आया हूं। चलिए, खैर ये बात हुई आर्टिकल 20 के बारे में। हमने 1 पढ़ा, आर्टिकल 20 का 2 पढ़ा, 3 पढ़ा। 1 में हमने पढ़ा नो एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन, दूसरा हमने पढ़ा नो डबल जियोप्रेसी, और तीसरा पढ़ा हमने नो सेल्फ क्रिमिनेशन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं आर्टिकल 21 की। हाँ, अनुच्छेद 21। दोस्तों इसमें हमें कई सारी चीजें पढ़नी हैं। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? गरिमामय पूर्ण जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार। गरिमामयपूर्ण जीवन जीने का अधिकार। और इसको जो गरिमामयपूर्ण जो जीवन था उसे एक व्यापक तौर पर कब देखा गया? एक वाद पढ़ते हैं आप, मेनका गांधी वाद। यह वाद है 1978 का। 1978 से ही आर्टिकल 21 काफी चर्चाओं में आया और तब से इस पर लगातार सवाल पूछे गए हैं और मैं इसे आपको काफी व्यापक तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा, बताने का प्रयास करूंगा कि क्या आर्टिकल 21 कहता है और क्या है गरिमामयपूर्ण जीवन जीने का अधिकार। इस आर्टिकल में कितने सारे डायमेंशन शामिल हैं वो सब की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक व्यवहारिक परिभाषा आप लिख लें कि राज्य किसी भी व्यक्ति को राज्य किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता। राज्य किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता सिवाय विधि सम्यक प्रक्रिया के। और कहां पर? भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर। यह बात कहता है। ये बात देखो, दो चीज है। आपको आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के रूप में भी मिल सकता है और आपको गरिमामयपूर्ण जीवन के आधार पर भी मिल सकता है। यह बात आपको दोनों याद रखनी है। हम इसके विभिन्न विधि सम्यक प्रक्रिया क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है, इन सब की हम एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले मैं इसका एक प्रैक्टिकल पहलू जो है वो बताना चाहता हूं। होता क्या है कि हाँ चलिए ठीक है, ऐसा ही करते हैं। इसे डेफिनेशन को आप ऐसे ही लिखिएगा क्योंकि
थोड़ा टिपिकल होती है ये, लेकिन आपको ध्यान रखना है, राज्य किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता सिवाय विधि सम्यक प्रक्रिया के, और किसकी, भारत की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत। चलिए देखो हुआ क्या था, मेनका गांधी वाद क्या था, इसे आप समझे। पहले था क्या कि मेनका गांधी ने क्या कहा, कोर्ट में कहा, सरकार इनके ऊपर कोई केस हुआ और इस केस में क्या हुआ, इनका पासपोर्ट सरकार ने क्या कर लिया, अपने पास रख लिया। इंदिरा गांधी पे क्या हुआ, कोई केस हुआ और केस के अकॉर्डिंग क्या हुआ, इनका पासपोर्ट अपने पास रख लिया। इंदिरा गांधी गई कोर्ट, मेनका गांधी, अगर इंदिरा गांधी बोला, मेनका गांधी की बात कर रहा हूं मैं। मेनका गांधी कहां गई, न्यायालय की शरण में गई। न्यायालय की शरण में गई। देखो दोस्तों, इसमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी कुएं के मेंढक के बराबर है। ऐसा नहीं कहा था, थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि मेरी ये गरिमामय पूर्ण जीवन का कॉन्सेप्ट निकल के आएगा यहां से। मेरी जिंदगी कुएं के मेंढक के बराबर है। न्यायालय ने पूछा क्यों, इन्होंने कहा कि सपोज दैट ये कुआं है और ये क्या है, ये कोई मेंढक है, ठीक है। अब यहां क्या है, कुआं है, ठीक है। और एक मेंढक क्या है, कुएं में है, और कुछ मेंढक क्या है, ये कहां घूम रहे हैं, मतलब मान लो ये मेंढक है, ये कहां है, बाहर घूम रहे हैं। यानी ये क्या हुआ, कुआं हुआ, और ये क्या हुआ, बाहर हुआ। अब देखो दोस्तों, अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये मेंढक खुश होगा या ये मेंढक खुश होंगे? तो आप आंसर कर सकते हैं कि कुएं के मेंढक का जीवन ज्यादा दुखी होगा, क्योंकि उसे वर्षा ऋतु हो, शीत ऋतु हो या ग्रीष्म ऋतु हो, कहां पर रहना है, कुएं में ही रहना है। लेकिन यहां आप देख सकते हैं, ये जो मेंढक हैं, ये मेंढक क्या हैं, ये मेंढक कहीं भी आ जा सकते हैं। उभयचर प्रकृति का आप जानते ही हैं, जल में भी रह सकता है और आपका जल में भी रह सकता है, और आपका पानी में भी रह सकता है, थल में भी रह सकता है और हवा में भी उड़ सकता है, आपने देखा होगा। तो दूसरा इसमें क्या है कि बाहर भी रह सकता है, और मतलब ये तीनों कंडीशन में रह सकता है। अब मेनका गांधी ने कहा, माना कि मैंने कोई अपराध किया है या मेरे पर कोई केस चल रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप मुझे कुएं के मेंढक बना दो। पासपोर्ट जब जब्त कर लिया इनका, तो इन्हें बाहर से जाने की अनुमति ही नहीं मिली, तो इनके लिए देश क्या हो गया है, कुआं हो गया। और इन्हें विदेश जाना था, विदेश यात्रा करनी थी, तो विदेश यात्रा के क्या करने के लिए क्या चाहिए, पासपोर्ट चाहिए। जब इनका पासपोर्ट बैन कर दिया गया, तो इनके जीवन किसके भांति हो गया, कुएं के मेंढक की जिंदगी के बराबर हो गया। तो यही एग्जाम्पल, इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल आपके लिए सेट किया कि ये जो तर्क था, ये किसने दिया, मेनका गांधी ने, या मेनका गांधी के जो एडवोकेट थे उन्होंने न्यायालय में दिया। तो इसके लिए सरकार ने क्या कहा, न्यायालय ने सरकार को फटकार लगाई, और सरकार को फटकार लगाते हुए क्या कहा कि आप इनका पासपोर्ट रिलीज कीजिए, और यदि इन्हें आप कोई समस्या नहीं है कि आप इन्हें विदेश में जाने की अनुमति दीजिए, इस आधार पर आप इनके जीवन को या इन्हें
बैन नहीं कर सकते, या इनके, क्योंकि मेनका गांधी तो देखा ना, मेनका गांधी तो मन ही मन में दुखी हो गई, उसका जो गरिमामय पूर्ण जीवन चल रहा था वो क्या हुआ, वो कहीं ना कहीं दुविधा में आ गया, वो कहीं ना कहीं संकट में आ गया। और जब संकट में आया तो न्यायालय क्या कहता है कि आर्टिकल 21 क्या देता है, हमें गरिमामय पूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। तो न्यायालय की जिम्मेदारी है कि आपको दुखी बिल्कुल नहीं होना है। जो चीजें यदि आर्टिकल 21 के अनुसार आपको कोई सुविधा उपलब्ध कराई जानी है तो हम वो कराएंगे, लेकिन आपको दुखी नहीं होना है। और इस वजह से यही था मेनका गांधीवाद, और यहीं से फिर आए दिन गरिमामय पूर्ण जीवन और ये आर्टिकल 21 लाइमलाइट में आता चला गया। ये तो हुई थोड़ी इसकी व्यवहारिक बातें, लेकिन ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से ये भी इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा, मैं इसमें कुछ डायमेंशंस लिखता हूं जिन्हें मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगा। हालांकि आप भी एक बार पढ़ के देखिएगा, नेट पे सर्च करिएगा क्या मिलता है आपको। कल मैं आपको बताऊंगा नेचुरल जस्टिस क्या होता है। दूसरा मैं बताऊंगा आपको एफआर का स्वर्णिम त्रिभुज। तीसरा मैं आपको बताऊंगा प्राइवेसी या निजता का अधिकार, निजता का अधिकार। और इसी में हम पढ़ लेंगे राजद्रोह। यहां तक की हम बात किस में करेंगे, कल की क्लास में बात करेंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और इनमें काफी समय लगेगा। हो सकता है एक क्लास इसी पे चली जाए, तो मैं कोशिश करूंगा कि इन्हें कल निपटाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। तो आप आर्टिकल 21 को आज जितना पढ़ा है उतना पढ़ने की, समझने की कोशिश करें। आर्टिकल 20 पढ़ें। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू दोस्तों।